हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिट्ठी का सफर। ये पार्ट 6 है जो कि एनसीईआरटी कक्षा 5 हिंदी की किताब रिमझिम से है। चलिए शुरू करते हैं। चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा पता और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो इस सवाल का जवाब यह है कि डाक टिकट जो है चिट्ठी की पहुंचाने के लिए शुल्क अदायगी जो है उसी से होती है। जब हम डाक टिकट खरीदते हैं उसके बदले में जितने रुपए भी देते हैं वो एक तरह से हमारी चिट्ठी को उस पते पर पहुंचाने का किराया है जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं। हम सीधे सीधे पैसे ना देकर डाक टिकट खरीद कर उस चिट्ठी पर लगा देते हैं। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरे और ठीक पते से मतलब है कि अगर पूरा और ठीक पता नहीं होगा तो हमारी चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। अब जरूरत पड़े तो जल्दी से संदेश को कैसे पहुंचाएं? चिट्ठी में तो समय लग सकता है, लेकिन आपको पता होगा आजकल स्पीड पोस्ट, भारतीय डाक विभाग की तरफ से स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए हम 2 से 3 दिन में ही अपनी चिट्ठी को पहुंचा सकते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? अब देखिए, स्थान अगर दूर है और अगर पास में हम चिट्ठी भेज रहे हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच सकता है। हाँ, अगर स्थान में ये गड़बड़ हो जाए कि जो हमने एड्रेस यानी जो पता हमने अपनी चिट्ठी में लिखा है वो थोड़ा गलत हो जाए, अगर हमने महाराष्ट्र की जगह कहीं किसी और राज्य का नाम डाल दिया, पंजाब डाल दिया, तो फिर ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी चिट्ठी आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसका जो पिन कोड है और जो स्थान का नाम है वो मैच नहीं करेगा। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, तो हमने डिस्कस कर लिए। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक हो, या आपको ना हो तो आपके घर में किसी को हो। आप हो सकता है कि आपने अपने घर में या किसी के पास एक संग्रह की तरह से देखा हो कि उन्होंने एक एल्बम बनाया है या किसी फाइल में बहुत अच्छे से पुराने डाक टिकटों को इकट्ठा करके उनको चिपकाकर बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो देखते हैं क्या है इन दोनों लिफाफों में। तो देखिए, नीचे 2 लिफाफे आपको दिख रहे हैं। एक तो बाईं तरफ है ये वाला जिसमें लिखा गया है महात्मा गांधी जहां हूं वहां वर्धा। यानी अब क्या ये पूरा पता है? ये तो पूरा पता नहीं है। सही पता अभी के समय में हम जो चिट्ठियां लिखते हैं वो ये है। देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। ये पूरा पता है जिसमें पिन कोड भी दिया गया है। पिन कोड के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और यह जरूरी है कि पता बिल्कुल ठीक से पूरा लिखा गया है। चलिए हम लिख देते हैं पहले तो जो पता लिखा गया है। इसमें जो बाईं तरफ हमारे पास लिफाफा है इस पे लिखा गया है महात्मा गांधी जहां हूं वहां वर्धा, और जो दाईं तरफ है उसमें पूरा पता है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से लेकर बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पिन कोड की जरूरत क्या है,
क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। अब एक जैसे नाम है तो हम मान लीजिए नाम लिख देते हैं वही, और वो पहुंच जाए दूसरे वाले किसी जगह पे जहां पे सेम एक ही जैसे नाम हो। तो इस चीज से बचने के लिए पिन कोड को बनाया गया और हर जगह को एक पिन कोड दिया गया। पिन कोड से बिल्कुल सही स्थान पर ही हमारी चिट्ठी पहुंच जाती है, और जो डाक विभाग है उनके कर्मचारियों को भी बहुत आसानी होती है चिट्ठियों को पहुंचाने में, क्योंकि एक यूनिक कोड होता है जो हर जगह को अलग अलग दिया गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्लास में आपका रोल नंबर। क्या आपके रोल नंबर का कोई और बच्चा होता है? नहीं ना। तो इसी तरह से हर जगह का एक अपना नंबर है जिसको पिन कोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी पिन को फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिन कोड में अलग अलग जो अंक है वो अलग अलग बातें बताते हैं हमें। तो कैसे बताया इन्होंने, जैसे शुरू में जो 1 है वो राज्य के लिए है, तो 1 दिल्ली के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद 10 जो है वो ये बताता है कि उस राज्य के किस उप क्षेत्र का वो कोड है, और लास्ट में जो अंत के 2 अंक है वो ये बताते हैं कि उस इलाके के किस डाकघर के लिए वो कोड नियुक्त किया गया है, जिससे कि चिट्ठी उस घर तक पहुंचाई जाए जहां का एड्रेस उसमें लिखा गया है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। हो सकता है आपको पता हो, आपके स्कूल के एड्रेस में दिया हो। अपने घर के इलाके का पिन कोड का नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। हो सकता है आपके मोहल्ले या आसपास कहीं पे लेटर बॉक्स हो, नहीं तो डाकघर होगा, वहां से आपको डायरेक्टरी भी मिल सकती है। और नहीं तो आप अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से या जो भी घर में बड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपके घर के एड्रेस में पिन कोड क्या लगता है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां कहां मिल सकते हैं, यह भी पता करने वाली बात है। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। वैसे आप पता कीजिएगा, इस डाक विज्ञान को फिलैटली कहते हैं। देख सकते हैं आप कितने सुंदर लगते हैं डाक टिकट, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर इनमें तस्वीरें छापी जाती हैं और किसी न किसी उद्देश्य से छापी जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको भी ये डाक टिकट बहुत अच्छी लगी। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जाए जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी की तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। तो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं हरकारे किस तरह से चलते थे। बिल्कुल डाकिया की तरह ही उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह आजकल के डाकिया जो पहनते थे। हाथ में एक भाला होता था ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, और वो अक्सर पैदल ही या फिर घुड़सवार जो हरकारे होते थे वो घोड़े पर सवार होकर चिट्ठियों को पहुंचाते थे। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो देखिए आज भी ऐसी कुछ जगह हैं जहां पे हरकारे डाक पहुंचाने जाते हैं, क्योंकि वहां तक कोई गाड़ी या दूसरे लोगों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। देखिए कैसे हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, ईमेल से और मनी ऑर्डर, ये सब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है। ये दो पक्षी उतर होते थे प्रजाति जिनके द्वारा चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी। या तो उनके पीठ पर ऐसे बांध दिया जाता था या उनके गले में थोड़ा ऐसे बांध देते थे ताकि वो गिरे नहीं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इन कबूतरों के अलावा बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो दूर दूर से सफर करके दूसरे देशों तक चले जाते हैं, लेकिन उनको यह रास्ता याद कैसे रहता है? बड़े आश्चर्य की बात है। ये आ गया हमारा कबूतर। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत ही सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 वर्ष का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो इस तरह से हमने पाठ को पूरा कर लिया। आइए अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चिट्ठी पत्री में पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता था, तो डाकिये तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी, क्योंकि उस समय तो पिन कोड और इस तरह की सुविधा नहीं थी। प्रश्न 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन पत्र किसे दिया जाए यह पता लगाना डाकिये के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न 3, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? नाम यानी पत्र में अगर नाम ना लिखा जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते पर रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह किसका पत्र है। प्रश्न 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो पैदल हरकारे जाते थे तो रास्ते में बहुत सी दिक्कतें उनको होती थी, जैसे पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा, साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाते होंगे। पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उन्हें मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा।
मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो ये सभी समस्याएं हरकारों के साथ आती थी। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, इन सभी को नीचे दी गई जगह में लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, सबसे पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर खंड का नाम, फिर कस्बे, शहर या गांव का नाम, उसके बाद हम अपने जनपद का नाम, राज्य का नाम और अंत में पिन कोड क्रमांक। इस तरह से हम पूरा पता लिखेंगे। इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पहला, पत्र किसने लिखा है? ख, किसे लिखा? किस तारीख को लिखा? यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर पत्र लिया है। आप अपने घर में तलाशिए, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका उत्तर खुद से लिखें। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। पत्र दादाजी ने लिखा, पिताजी को लिखा, 5 फरवरी 1995 को यह लिखा। यह पत्र कंकड़बाग डाक खाने में 27 फरवरी 1995 को पहुंचा। डाक खाने की मोहर पत्र के ऊपर लगी थी जिस पर यह तारीख लिखी गई थी। पिताजी ने इसे देखकर बताया। तो ये, लेकिन मैंने उदाहरण दिया है, आप यही आंसर में ना लिख दें। आप कोई पत्र खोजें और उससे ये जानकारी इकट्ठा करके अपने उत्तर लिखें। प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क है। आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। प्रश्न 8 भी इसी तरह से है, आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपने बड़ों की मदद लें और खुद करें, देखिए बहुत मजा आएगा। शब्दकोश, आगे बढ़ते हैं। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं। शब्दकोश डिक्शनरी को बोलते हैं, आप ध्यान रखें। संगीतज्ञ, संग्रह और संचार, ये हिंदी की डिक्शनरी से लिया गया है। नीचे प्रश्न पूछा गया है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। किसके लिए? संचार के लिए, ठीक है, संचार के लिए। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं हम, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या फिर कम्युनिकेशन। तो मुझे तो यही आंसर ठीक लग रहा है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया। ठीक है, तो ये हम आंसर लिख सकते हैं। संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया पाठ के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। प्रश्न ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे शुरू में पु लिखा है, तो इसका मतलब है पुल्लिंग, यानी शब्द का लिंग क्या है ये बता सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग भी दिया गया। वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे यहाँ पे प्र लिखा है तो इसका मतलब वाक्य प्रयोग ही। ठीक है, तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन आदि की जानकारी दी जाती है। तो ये हिंदी का शब्दकोश यानी हिंदी की डिक्शनरी है। अगर आप में से किसी के पास है तो आप उसको खोल के देखिए, अगर अन्यथा आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप बुक शॉप से, जहां से आप अपनी किताबें खरीदते हैं, वहां से भी हिंदी की डिक्शनरी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, हम जल्द से जल्द उसका उत्तर भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद।